अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे क्योंकि आज है जुमा मुबारक। और हसनैन आपको भी और तमाम देखने वालों को भी जुमा मुबारक और गुड लक फॉर द डे, क्योंकि आज रात आपको पता है कि जो गुजरी है वो इबादत की रात थी। लोगों ने इबादत की होंगी, कुछ लोगों का रोज़ा भी होगा, तो इस वक्त तो शायद लोग सो रहे हों, कुछ लोग उठ भी गए होंगे। बिल्कुल, जो उठ गए हैं वो जुमे की तैयारी करें, साथ साथ सुबह की सोच देखते रहें और हमें अपना फीडबैक जरूर पहुंचाते रहें। खवातीन औज़ात, कल हमने एक स्टोरी की थी, वो थी नादरा के हवाले से कि नादरा ने पुराने बे फॉर्म्स को मनसूख कर दिया। वो स्टोरी पूरे पाकिस्तान में वायरल हुई, जुबान ज़दे आम हुई, लेकिन इसके हवाले से नादरा ने हमारे साथ रब्ता किया था। अभी नादरा के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद है और वो हमें क्लैरिफाई करेंगे कि क्या पुराने जो बे फॉर्म है, जिस तरह हमने कल स्टोरी जिस तरह से हमने अंडरस्टैंड की थी उस तरह से हमने आपके साथ पुट कर दी थी कि बे फॉर्म्स पुराने मनसूख हो चुके, लेकिन अब नादरा इसको क्लैरिफाई करना चाहता है। सो हम जानेंगे उन्हीं से। हमारे साथ मौजूद होंगे सबाहत अली साहब, तर्जुमान नादरा है। वेलकम टू सुबह की सोच। ये बताइएगा कि क्या डिटेल्स हैं इस मुतालिक, क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक तो जो एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट्स थे वो मनसूख हो गए हैं, लेकिन एक्चुअल क्या हकीकत है वो बताइएगा। सबाहत साहब, आपको आवाज आ रही है? सबाहत साहब, इस वक्त हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया, राब्ता डिस्कनेक्ट हो चुका है। तर्जुमान है नादरा के, जो कि क्लैरिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि कल हमने जब ये स्टोरी की थी तो उसमें यही बताया था कि बे फॉर्म्स जो पुराने हैं वो मनसूख हो चुके हैं, नए बे फॉर्म्स में तस्वीर लगाई जाएंगी बच्चों की और उसी बे फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन उस हवाले से नादरा उसको कुछ क्लैरिफिकेशन करनी चाहती थी और वो नादरा चाहता है कि इस हवाले से वो सबाहत साहब साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं एक बार फिर से सबाहत अली साहब। सबाहत अली साहब, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इस मामले की। जी अस्सलाम वालेकुम। डिटेल्स ये हैं कि जी हमारा जो बे फॉर्म, जिसको चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, उसके हवाले से वजारत दाखिला ने पॉलिसी में एक जो तब्दीली की है वो ये है कि जो बच्चे 10 साल से ज्यादा उम्र के हैं, इस मर्तबा जब वो अपना बे फॉर्म बनाने के लिए आएंगे तो उनकी पिक्चर और उनकी उंगलियों के निशानात लिए जाएंगे। यानी जिस बच्चे की उम्र 10 साल से ज्यादा है और 18 साल से कम है, उसने अगर बे फॉर्म बनवाना है, और ये अगर इसलिए है कि अगर अब तक उसने नहीं बनाया या उसको किसी वजह से अब जरूरत पड़ रही है, ताहम वो तमाम बच्चे जिनके पास पहले से बे फॉर्म मौजूद है उनको दोबारा नादरा सेंटर आने की जरूरत नहीं है। हमारी तरफ से ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, ऐसा कोई ऐलान नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है जिसके तहत हमने पिछले बे फॉर्म्स मनसूख कर दिए गए हों। ये एक अफवाह है जो कि सोशल मीडिया पर, यानी जो आप कह रहे हैं जो पहले से सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं वो चल सकते हैं, मतलब उनकी जो डेट है वो एक्सपायर नहीं हो सकते, मनसूख नहीं होंगे वो। जी एब्सोल्युटली ऐसा ही है। ठीक हो गया। और ये जो सबाहत साहब जो खबर आई थी, जिस तरह हमने उसको शेयर किया, हमने भी डेफिनेटली वो जुबान ज़दे आम खबर थी, बहुत सारी जगहों पे सर्कुलेट हुई, तो वो सारी की सारी खबरें फेक हैं कि पुराना जो आपका बे फॉर्म है वो मनसूख हो गया। जी मनसूख नहीं हुआ, लेकिन इस मर्तबा अगर कोई बच्चा आएगा अपना फॉर्म बनवाने के लिए और उसकी उम्र 10 साल से ज्यादा होगी तो हम उसकी पिक्चर लेंगे, उसके फिंगरप्रिंट्स लेंगे और उसको जो फॉर्म देंगे उस पे उसकी तस्वीर लगी हुई। और ये सबाहत साहब ये भी बताइएगा कि ये तब्दीली क्यों की गई है, किन किन इश्यूज को सामने रखते हुए तब्दीली की गई है कि अब बे फॉर्म में भी तस्वीर लाजमी होंगी। देखिए, पाकिस्तान बहुत सारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स का सिग्नेटरी है, बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज का सिग्नेटरी है, और ये काफी अहम मसला है कि जो 18 साल से नीचे की हमारी आबादी है उनकी तस्वीर, उनकी शनाख्ती दस्तावेज पर मौजूद नहीं होती। तो उस तस्वीर और फिंगरप्रिंट्स के ना होने की वजह से हुकूमत ने यह फैसला किया है कि 10 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं जिनको बे फॉर्म इशू किया जाएगा, उनकी तस्वीर और बायोमेट्रिक के निशानात को हिस्सा बनाया जाए नादरा की डेटाबेस का, ताकि कोई उनकी शनाख्त का गलत इस्तेमाल ना कर सके। सही, तो ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है ताकि बच्चों की शनाख्त का कोई गलत उसको शनाख्त ना करे, उनकी आइडेंटिटी जो है वो ख़राब ना हो। थैंक यू सो मच। सबाहत अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और क्लैरिफिकेशन दे रहे थे इस हवाले से, जो कि नादरा ने मज़ीद लिए हैं कि अब जितने भी नए बे फॉर्म्स होंगे उनमें बच्चों की तस्वीर लगाई जाएंगी, बल्कि जो पुराने हैं उनको मनसूख नहीं किया जाएगा, वो चलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अपनी सोशल स्टोरीज की जानिब और आपको जापान लिए चलती हूँ, जहाँ से बहुत अच्छी खबर है। एक पूरी फैमिली ने इस्लाम कबूल कर लिया है और एक जापानी खानदान है जिसमें माँ है, बाप हैं और बेटा है। उन्होंने हाल ही में इस्लाम कबूल कर लिया जो उनके रूहानी सफ़र का आगाज़ भी है, और ये तब्दीली इस बढ़ते हुए रुझान की अक्कासी करती है जिसमें जापानी अफराद इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहे हैं। और मैं आपको हसनैन एक और बात बताऊँ कि अब एक इंडिविजुअल सतह पर देखा गया है कि जापान में इस्लाम बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, और जो बच्चे हैं, जो नौजवान
نسل ہے وہ اس کو بہت زیادہ ایکسپلور کر رہی ہے اور بہت زیادہ اس میں انوالو ہو رہی ہے ٹیچنگز آف اسلام میں. اس حوالے سے یہ ویڈیو ایک انسٹاگرام پر شیئر کی گئی جس میں خاندان کی تبدیلی کا باقاعدہ ایک سفر بھی دکھایا گیا ہے. 1 مہینے میں واضح ہوتا نظر آتا ہے وہ سفر, اور یہ خاندان جاپان میں بڑھتی ہوئی اسلامی تعلیمات کو اپنانے والے افراد میں شامل ہے, جو اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ اسلام کی عالمگیر کشش مختلف قوموں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے. بالکل ایسی ہے, صرف جاپان کی قوم کو نہیں بلکہ یورپین مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ہم نے جرمن سے یا پھر یورپ سے بہت ساری ایسی سٹوریز کی, آسٹریلیا سے اس طرح کی سٹوریز ہم نے کی. سو پوری دنیا میں ایک بڑی حوصلہ افزا خبر ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, اور لوگوں کو جو اپنا الٹیمیٹ مذہب نظر آتا ہے وہ اسلام ہی نظر آتا ہے, کیونکہ وہ کیا کہتے تھے اسلام جو پریکٹیکل زندگی ہیں نا ان کے بہت زیادہ قریب ہے, اور یہ بہت ہی ایک اچھی خبر تھی جو کہ غزل نے آپ کے ساتھ شیئر کی. خواتین وزارت آگے بڑھتے ہوئے اب جاپان سے میں آپ کو ترکی لیا چلتا ہوں, جس کو اب ترکیہ بھی کہا جاتا ہے, اور پہلے یہاں پہ خلافت عثمانیہ کا دور تھا, اور سلطان عبدالحمید خان دوم کی ایک ایسی کہانی ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. سلطان عبدالحمید دوم کا فلسطین پر سودا کرنے سے انکار آج بھی زبان زد عام ہے. سلطان عبدالحمید خان نے فلسطین بیچنے کے لیے 150 ملین سونے کی پیشکش ان کو کی گئی تھی, لیکن انہوں نے اس کے اوپر سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین پوری امت کی امانت ہے, اور یہ تاریخی واقعہ عثمانی خلافت کے دور میں پیش آیا جب صہیونی تحریک نے فلسطین کی زمین خریدنے کے لیے خطیر رقم کی پیشکش کی, لیکن سلطان نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا, اور ان کا یہ فیصلہ ان کی غیر متزلزل قیادت اور مسلم دنیا کے لیے ان کی گہری وابستگی کا ثبوت ہے. اچھا, اس میں ایک بات میں آپ کو یہ بھی ایڈ کرتی چلوں حسنین کہ وہ جو سلطان تھے نا وہ 34th سلطان تھے, اور ان کی اتنی زیادہ گرپ تھی کہ ان کو سکھ مین آف یورپ کہا جاتا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اتنے زیادہ ریفارمز, انہوں نے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی تھی, پھر اس کے بعد وہ ماڈرنائزیشن کی طرف بھی گئے تھے, پھر اسلام کو پھیلانے میں ان کا بہت زیادہ کردار تھا, فورن پالیسیز ان کی بہت زیادہ تھی, بٹ فلسطین کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ دنیا کی امانت ہے. تو خیر یہ آج بھی بالکل ایسے, اور سلطان عبدالحمید خان کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ جتنا بھی دنیا میں اسپائی نیٹ ورک ہے وہ سلطان عبدالحمید خان نے بیسیکلی اس کو تشکیل دیا تھا جو ماڈرن دنیا میں ہے, اور کوئین کے جو ککس بھی ہوتے تھے نا اس وقت وہ بھی سلطان عبدالحمید خان کے اسپائی ہوا کرتے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے جو خلافت عثمانیہ تھی وہ بالکل ڈوب رہی تھی, اور ان کا جو دور تھا اس میں خلافت عثمانیہ کو ایک نیا دوام ملا, لیکن پوری دنیا جب ملی اور ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی اس سے پہلے ہی عبدالحمید خان کو ان کے گھر والوں کی طرف سے ہی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا, اور انفارچونیٹلی ایک عظیم رہنما تھا مسلم دنیا کا جو کہ ہم سے وہ کیا کہتے ہوتے ہیں ان سے خلافت بھی لے لی گئی, اور ان کو پھر سبکدوش ہونا پڑا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور ایک بار پھر سے میں آپ کو جاپان لیے چلتی ہوں, کیونکہ جاپان سے بہت اچھی اچھی خبریں آج ہیں ہمارے پاس, اور اب آپ بھی جاپان چلی جاؤ. میں چلی گئی تو پھر وہیں کی ہو جاؤں گی. اچھا, پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ جاپان میں ہوا کچھ یوں کہ سورج جو ہے وہ روشنی سے ہائیڈروجن ایندھن تیار کیا گیا ہے, سورج کی روشنی سے باقاعدہ طور پر جاپانی جو سائنسدان ہیں ان لوگوں نے, اور بہت ہی یہ گراؤنڈ بریکنگ ڈسکوری ہے. ایک انقلابی ریکٹر تیار کیا گیا ہے سائنسدانوں کی جانب سے, جس میں یہ انقلاب ہے کہ جو ریکٹر مجھے انہوں نے متعارف کرایا ہے جو سورج کی روشنی اور پانی کو ہائیڈروجن ایندھن میں تبدیل کرتا ہے, جو ماحول دوست توانائی کے حل کی جانب ایک بڑا قدم ہے, اور یہ کلین انرجی جو ہے وہ پروڈیوس کرے گا. 100 مربع میٹر پر مشتمل جدید ریکٹر فوٹو کیٹلک شیٹس کا استعمال کرتا ہے جو پانی کے مالیکیولز کو توڑ کر ہائیڈروجن کو الگ کرتا ہے, جسے بطور صاف ایندھن استعمال کیا جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک کلین انرجی پروڈیوس ہوگی, اور ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اگرچہ یہ ٹیکنالوجی ایک اہم پیش رفت ہے مگر اس کی تجارتی سطح پر دستیابی اور کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مزید تحقیق کی بھی ضرورت ہے. اور سائنسدان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایفیشنسی ابھی 1% ہے, لیکن اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو 5% تک لے جائیں گے. بہت ہی اچھی خبر ہے جاپان سے, اور جس طرح سے جاپان میں پوری دنیا میں ترقی ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے, ہم جب سنتے ہیں تو تھوڑا سا حیران ضرور ہوتے ہیں, کیونکہ ہم کسی اور ڈگر پہ جا رہے ہیں اور دنیا کسی اور ڈگر پہ جا رہی ہے, اور وہ کیا نہ کیا کر رہے ہیں یہ آپ سب کو پتہ ہے. اچھا خواتین وزارت, ایک ایسی سٹوری جو کہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کوئٹہ میں امریکی نجاد لڑکی کا جو قتل ہوا تھا اس حوالے سے سٹوری ہے. کوئٹہ میں ایک امریکی نجاد لڑکی تھی جس کو صرف اس بات پہ قتل کیا گیا تھا کہ وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتی ہے, اینڈ دیٹ از ویری انفارچونیٹ کہ اس طرح کی ہم جو چیزیں ہیں وہ اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں. یہ امریکی نجاد لڑکی کی کہانی ہے جو کہ کوئٹہ میں اس کے والد کو اور ماموں کو جنہوں نے اس کو قتل کیا تھا, والد اور ماموں نے ان کو جیل منتقل کر دیا گیا ہے,
अगर स्टोरी को पूरा इलेबोरेट करूं तो अमेरिकी शहरियत रखने वाली 14 साल लड़की के कत्ल में मुलविस उसके वालिद और मामू को जेल मुंतकिल कर दिया गया। ये वाकया जनवरी के आखिरी हफ्ते में पेश आया जब अमेरिका से आई हुई पाकिस्तानी नजात हीरा नामी लड़की को मुबैना तौर पर टिकटॉक की वीडियोस बनाने से बाज ना आने पर कत्ल किया गया। वालिद अनवारुल हक ने अपनी बेटी को मामू तैयब अली के जरिए कत्ल करवाया। वालिद पहले अमेरिका मुंतकिल हुआ और उसके बाद लड़की के कत्ल की मनसूबाबंदी करके अपने भाई की मदद से इस पर अमल करवाया। वालिद ने इब्तदा में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन बाद में हकायक सामने आने पर पर्दा निकला और पर्दा जब खुला तो वो खुद ही कातिल साबित हुआ। और इस तरह की चीज़ें हमारी सोसाइटी में बिल्कुल। अब मैं इसके ऊपर मजीद क्या कहूँ, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि समझाया भी जा सकता था, ठीक है, अगर फैमिली कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन इस तरह से कत्ल करना मामला तो शायद कुछ और भी लग रहा है मुझे। लेकिन खैर लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं और आपको बॉक्सर की कहानी बताते हैं। बॉक्सर से आलमी शोहरत पाने वाले जो हैं ये शेफ़ बन गए, और किस तरह से बने, पेस्ट्री शेफ़ बनने की एक कहानी है। रिनात एक्जामोव जो पहले एक पेशावर बॉक्सर थे, अब दुनिया के मारूफ पेस्ट्री शेफ़ के तौर पर पहचाने जाते हैं, और वो इंतहाई शानदार और हैरत अंगेज़ केक बनाने के माहिर भी हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उनके केक, उनके शाहकार कि किस तरह से वो केक बनाते हैं और कितने हाइटेड होते हैं। वो एक्जामोव के डिज़ाइंस में ना सिर्फ बुलंदो बाला केक शामिल होते हैं, बल्कि वो इनमें फवारे, पेचीदा नकूश और हरकत करने वाले फंक्शनल अनासर भी शामिल करते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल कि वो हरकत करने वाले कैसे होंगे बीच में केक के? टैलेंट है, इसी वजह से मशहूर हुए हैं। बिल्कुल। उनकी एक मशहूर तख्लीक 13 फुट ऊंचा वेडिंग केक है जो किसी परियों की कहानी के महल जैसा लगता है। इस केक में रोशन टॉवर्स और बालकनियाँ शामिल हैं और इसका वज़न तकरीबन 3300 पाउंड है। और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है कि केक की कीमत जो है वो कितनी है? 1,80,000 एग्जैक्टली, इतनी ज़्यादा कीमत है इसकी, जो उनके फ़न को एक आला मकाम पर फाइज करता है। बिल्कुल ऐसे है जी। और इस तरह के जब आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप पूरी दुनिया में यूनिक होंगे। ख़वातीन और हज़रात, ये थी हमारी आज की शॉर्ट स्टोरीज़। यहाँ पर हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। बैक टू शो। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर हमारे मुआशरे में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने हर दर्दमंद दिल को झंझोड़ कर रख दिया है। रावलपिंडी के इलाके असगरमाल में 12 साल घरेलू मुलाजिमा इकरा को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जो दौरान इलाज दम तोड़ गई हैं। होली फैमिली हॉस्पिटल मुंतकिल की गई। इकरा के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़े निशानात थे और पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मालिक मकान और उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में कत्ल समेत दीगर 7 दफ़ात शामिल की गई हैं और ये पहला वाक़या नहीं बल्कि ऐसे कई केसेस वक्तन फ़वक्तन हमारे सामने आते हैं। आखिर कब तक हमारे घरों में काम करने वाले मासूम बच्चे जुल्म का शिकार होते रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है निशान। एक बहुत बड़ा सवाल है और सच है ब्रूटल एक्ट। और जिस तरह से ये काम किया जाता है, पहले तो वालिदैन पर भी एक सवालिया निशान है कि आप इतने छोटे बच्चों को क्यों बेचते हैं। खैर, इस मामले की डिटेल्स जानते हैं। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अनवार अब्बासी मौजूद है। अनवार, बताएगा ये वाकया कब, कैसे, किस तरह से पेश आया और कब रिपोर्ट हुआ? अनवार, आपको आवाज आ रही है? जी। अनवार, बताइएगा ये वाकये के मुतालिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया है। ये थाना बन्नी के इलाके में ये पेश आया। ये जो मासूम इकरा थी, जिसे एक रुबीना नामी खातून ने, सना नामी खातून जो उसकी मुबैना तौर पर दोस्त बताई जा रही है, उसे घरेलू मुलाजमा के तौर पे उसे काम के लिए उसके घर छोड़ा था। 8,000 रुपये माहाना इसकी उजरत तय की गई थी और उसके बाद ये लड़की वहां पे काम करती रही। ये बताया जा रहा है कि राशिद शफीक नामी शख्स के घर ये लड़की तकरीबन 22 माह वहां पे काम करती रही। ये वाकया जो हुआ, जो तशद्दुद हुआ, इसकी बुनियादी जो वजह ये बताई जा रही है, हमें मालूम हुआ है, जो ज़राए थे वहां पे उनसे ये मालूम हुआ है कि इस शख्स की, राशिद शफीक की एक बेटी थी, सना की हम उम्र, जो इकरा की हम उम्र जो बेटी थी उसकी, उसने कोई चॉकलेट मंगवाई थी अपने बाप से। जब वो चॉकलेट वो लेके आई तो उसके बाद उस बेटी ने अपने बाप से ये शिकायत लगाई कि उसकी चॉकलेट वो खा ली है। इस पर जो राशिद कुरैशी और उसकी जो बीवी थी सना, उसकी जानब से मुबैना तौर पर उस बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। जो प्लास्टिक के पाइप्स, इसके अलावा आनी राड भी मारे गए। उसके बच्ची के जो पाँव, हाथ और उसके सर पे चोटें आई हैं, उसकी गर्दन पे भी चोटें हैं, जिस्म के बाकी हिस्सों पे भी उसकी चोटें आई हैं। उसके बाद उसी रुबीना नामी खातून के जरिए, जो जिस लड़की ने वहां पे छोड़ा था, जिस खातून ने उसे,
उसे पहले तो BBH मुंतकिल किया गया। वहाँ पे जब लड़की की हालत ज़्यादा सीरियस हुई तो वहाँ पे चूँकि नैरो का वहाँ पे डिपार्टमेंट ज़्यादा मौसर नहीं था तो उसे ओली फैमिली वहाँ पर मुंतकिल किया गया। ओली फैमिली में जब वहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स के कुछ अफसरान वहाँ पे गए, बच्ची की हालत देखी तो काफ़ी उसकी बदतर हालत थी। उसके जिस्म पे मुतअद्दिद हिस्सों पर जख्मों के निशान थे, उसके पाँव पे, उसके हाथों पे, उसके बाजुओं पे, उसके गले पे और सर पे शदीद चोटें। अच्छा अनवार, ये बताइएगा कि जब बच्ची वहाँ पे मुंतकिल हुई तो उससे कितनी देर बाद उसे दम तोड़ा, और क्या पुलिस ने या फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ने इब्तदाई तहकीकात में ही मुल्जिमान का पता लगा लिया था, इसमें वक्त लगा? देखिए, इब्तदाई तहकीकात में ही मालूम हो गया था और उसके बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया था। सना को गिरफ्तार कर लिया गया था, उस खातून को, उसके अलावा उसके जो शोहर हैं राशिद कुरैशी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हीं की निशानदेही पे रुबीना नामी खातून जिसने उस लड़की को वहां पे काम के लिए छोड़ा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। कल जो 4 अफराद को वजारत में पेश भी किया गया था। एक खातून को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया गया, जबकि सना और उसके शोहर को 4 दिन का जिस्मानी रिमांड पुलिस ने हासिल किया और 17 फरवरी को दोबारा अदालत में पेश भी किया जाएगा। इतराज से जुर्म भी कर लिया। कल हमने देखा जब अदालत में लाया गया इन मुल्जिमान को तो इनके चेहरे पे नदामत हमें दिखाई नहीं दी। हमने देखा कि सना भी थी, उसके अलावा राशिद कुरैशी भी थे। जैसे वहां पर वो एहसास होता है, लेकिन एहसास उनके चेहरे पे हमें दिखाई नहीं दिया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और ये उस लड़की के वालिद ने ये बताया है कि अब चूंकि एक तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे वालिदैन भी जो अपने बच्चों को मैं चंद रुपयों की खातर दूसरे घरों में भेज देते, उसके बाद उसका पता नहीं करते। उसका वालिद अब ये बता रहा है कि जब हमें मालूम हुआ है कि पहले भी उसे तशद्दुद किया जाता रहा, उससे असलहा दिखा के लेकिन डराया अनवार, जाता ये रहा भी कि इत्तलात थी कि बच्ची ने वालिद को फोन किया था और बताया था कि मुझ पर तशद्दुद किया जाता है, तो क्या वालिद ने उस वक्त भी कोई खबर नहीं ली अपनी बच्ची की, वहां नहीं गए? देखिए, यही वो सवाल है। वालिद खुद ये बता रहा है कि पहले मुझे बताया गया था मेरी बेटी की जानब से कि उस पर तशद्दुद हो रहा है। अगर वालिद को बताया गया था कि उस पर तशद्दुद हो रहा है तो वालिद अपनी बेटी को वापस क्यों नहीं लेके गया? उसने इस हवाले से जाके घर वालों से मालूम क्यों नहीं किया? ये वो सवालात हैं। अब चूंकि उस लड़की की लड़की जब उसकी डेथ होगी उसके बाद उसके वालिद ने अपने वीडियो बयान में कहा कि मेरी बेटी ने मुझे ये बताया था उसके पर तशद्दुद हो रहा है। तो ये सवाल ये पैदा होता है कि तशद्दुद अगर हो रहा था तो उसने जाके उन घर वालों से दरियाफ्त क्यों नहीं किया, अपनी बेटी को वापस क्यों नहीं लेके आया? मैं 8,000 रुपए माहाना पे उस लड़की को वहां पे छोड़े रखा। और ये रुबीना मेरी खातून है। अमूमन ये होता है कि ऐसी ख्वातीन जो कम उम्र बच्चों को जाकर घरेलू मुलाजम के तौर पे दे देती हैं और उजरत 8,000 रुपए अगर ले रही हैं, मे भी आगे 8,000 में भी उसने इससे ज्यादा पैसे ले रही हो, उसने अपने कमीशन भी रखा हो। ऐसी ख्वातीन अमूमन ये होती हैं कि छोटे कम उम्र बच्चे जो इस तरह के गरीब बच्चे होते हैं उन्हें घरों में मुलाजमत के तौर पे दे देती हैं और अपना भी उसमें कमीशन रखा जाता है। और रुबीना को मालूम था कि उस पर तशद्दुद हुआ जब उसे उसी के जरिए उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन ये भी इंशाफ हुआ है कि उसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। अच्छा अनवार, मुझे ये बताइएगा कि रुबीना के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन के तहत रुबीना के खिलाफ भी कार्रवाई बनती है? देखिए, मुल्ज़मान में तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है, उससे जुडिशल रिमांड पे जेल भी भेज दिया गया है। कार्रवाई तो यकीनन बनती है। शरीक मुल्ज़मा है वो, चूंकि बच्चे पर तशद्दुद अगर होता रहा तो रुबीना के इल्म में होगा। और जिस तरह ये बताया गया है कि उसे न सिर्फ हानी राडलों से, प्लास्टिक के पाइप से, बल्कि उसे असलहा दिखा के डराया जाता रहा कि अपने घर वालों को या किसी और को बताना नहीं है। और रुबीना को इल्म था। रुबीना जिसने अपनी दोस्त ही मुबैना तौर पर बताया जा रहा है सना नामी खातून जिसके घर ये छोड़ा था उसे, तो यकीनन वो शरीक जुर्म है और उसे 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भी भेज दिया गया है। बिल्कुल, ये शरीक जुर्म है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वालिदैन खुद भी इस वाक़े के पूरे जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब बच्ची की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी तो आपको एटलीस्ट जाकर उसकी खबर लेनी चाहिए थी। थैंक यू सो मच अनवार अब्बासी, इस मामले की डिटेल से हमें आगाह कर रहे थे। और इस तरह के वाक़या जैसे हमने पहले भी शेयर किया कि कोई एक नहीं है, बहुत से हम खुद यहाँ पर बैठ के डिस्कस कर चुके हैं। और कौन से ऐसे, कितने ही ऐसे वाक़यात होंगे जो हमारे सामने नहीं आते, बिल्कुल मीडिया पर नहीं आते, उनकी तो कोई खबर ही नहीं लेता। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि आपको पता है कि हम रोज़ाना डिस्कशन करते हैं मुल्की सियासत के ऊपर, जो कुछ हो रहा होता है। आज भी हम डिस्कस सियासत ही कर रहे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, क्योंकि जहां पर एक छाप सी लग गई थी और बहुत से इल्ज़ामात लगते थे कि शायद केपी की गवर्नमेंट जो है उसका सिर्फ और सिर्फ जितना भी फोकस है वो जलसों और धरनों के ऊपर होता है, कोई तरक्याती वेलफेयर प्रोग्राम्स के हवाले से नहीं होता। लेकिन आज मैं आपके साथ खबर शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में अब AI की तरबियत के हवाले से बहुत कुछ जो है बड़े इकदाम किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो IT के हमारे साथ मुशीर मौजूद होंगे, उन्होंने अभी हाल ही में 2025 सऊदी अरब में एक सेमिनार हुआ, वहाँ पर भी शिरकत की। और उसके साथ साथ बहुत सी जो डिफरेंट कंपनीज थी उनके साथ दस्तखत भी किए गए। डिजिटल जो AI डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत से लोगों को तरबियत दी जाएगी, साथ ही साथ डिजिटल गेम्स में लोगों को तरबियत दी जाएगी, जिससे खैबर पख्तूनख्वा का जो है ना एक जो सारा इन्वायरमेंट है वो हमें चेंज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस हवाले से क्या एक्चुअल स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये हम जानेंगे आज उन्हीं से। बिल्कुल ऐसे डॉक्टर शफकत अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आला KP के मुशीर हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस तरह गज़ल बता रही थी, सऊदीया में कुछ समिट भी हुआ, वहाँ पे भी आपने शिरकत की और बहुत ज़्यादा AI के ऊपर KP गवर्नमेंट काम कर रही है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स तो बताइएगा प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। दूसरी बात यह है कि अभी जब रिसेंटली हम गए थे सऊदी अरब, आपको पता है कि ये हर साल ये लीप मनाते हैं और तकरीबन इस दफ़ा कोई 4 मिलियन मतलब कि 40 लाख लोगों ने इसमें शिरकत की और पूरी दुनिया से इसमें जो ब्रिलियंट माइंड्स है, एक्सपर्ट्स है, प्रोफेशनल्स है, वो आए थे। इसी तरह हमारे पाकिस्तान से भी बहुत ज़बरदस्त एक स्टॉल लगा हुआ था जिसमें तकरीबन 76 कंपनीज जो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। तो यकीन माने कि उसमें जब हमने शिरकत की और वहाँ की टेक्नोलॉजी हमने देखी तो मुझे कुछ नया नज़र नहीं आया कि शायद वो हम यहाँ पे ले कर रहे हो पूरी पाकिस्तान में। तो वहाँ पे जो इंडिया से लोग आए थे, पूरी दुनिया से लोग आए थे, उनसे तकरीबन हमारा स्टॉल भी बहुत ज़बरदस्त था, बड़ा भी था और उसमें टेक्नोलॉजी लिहाज से हमारे यहाँ बहुत कुछ हुआ है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म नहीं है जो लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। जिस तरह नेट का मसला है, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों मैंने कहा था कि अगर ये नेट का जो है सहूलियात हमें प्रॉपर्ली नहीं देते तो हम जो है वो एलन मस्क से जाके बात करेंगे ताकि वो हमें सैटेलाइट नेट दे सके। तो उस पर थोड़ा सा इन्होंने ववेला मचाना शुरू कर दिया कि ये पता नहीं कोई इंडिपेंडेंसी की बात करे। मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ मसला ये है कि PTA खुद क्लेम कर रहे हैं कि इस वक्त कोई 1.62 बिलियन जो है वो हम लूज कर चुके हैं, बिलियन डॉलर। और ये मेरे ख्याल में topvpn.com जो है उसने भी ये क्लेम किया हुआ है। और इसी तरह ये खुद कह रहे हैं कि $10,000 जो है पर मिनट के हिसाब से हम लूज कर रहे हैं अभी भी। तो और हमारी जो ये इंडस्ट्री बची हुई थी IT की वो तकरीबन कोई $4 बिलियन दुनिया से लेके आ रहे थे। तो उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक कोशिश की और आपको पता है कि अभी जो है वो रोज़ाना के बेसिस पे हम लूज कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री तबाह हो रही है। बाहर जो हमारे लोग जाने थे वो रुक गए, जो एक्सपर्ट्स थे अब वो जाने लगे हैं इस वजह से कि उनको यहाँ पे वो सहूलियात नहीं दी जा रही। तो इस लीप में हमने ये देखा कि वहाँ मार्केट बहुत बड़ी है और यहाँ पाकिस्तान में एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा हैं, ब्रिलियंट माइंड जो है। तो ये इसी हवाले से हमारी वहाँ पे MOU साइन हो गए। तकरीबन जो फ्यूजन AI है उनके साथ 1500 लोगों को ट्रेन करने का MOU हमारा साइन हुआ। दूसरी जगह पे 800 बंदों को उसी का एक गेम्स के हवाले से उस पे भी हमारी तकरीबन कोई 1200 स्टूडेंट्स वो हमारी ट्रेन करेंगे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में हमने अभी मर्ज एरियाज में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कोई 83 करोड़ रुपए का। तो उसमें हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं जो मैट्रिक पास हो, FEC FA पास हो और जो ग्रेजुएट्स हो, उन तीनों के लिए हमने डिफरेंट कोर्सेज अरेंज की हुई हैं। अच्छा शफकत साहब, ये बताइएगा, जाहिर है अब ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है क्योंकि सऊदी मार्केट के साथ पाकिस्तानियों को जुड़ने का एक अहम मौका मिलेगा, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन इसके साथ ये भी बताएं कि भी हाल ही में एक कमेटी भी बनाई गई है जो मुख्तलिफ प्लान्स भी बनाएगी, किस तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा और जो भी आप गेम्स की बात कर रहे हैं उनमें कौन कौन सी गेम्स शामिल हैं जो 800 लोगों को उनकी तरबियत दी जाएगी? अच्छा जी, देखें ये जिस तरह आपने कहा ना कि कमेटी बनी थी, ये जो गेम्स के हवाले से हमारी वहाँ पे MOU साइन हुई है वो ये है कि हमारे यहाँ आपको पता है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान में मोबाइल यूज बहुत ज्यादा है और यहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट्स है वो भी बहुत ज्यादा है।
तो उनका ये होगा कि ये गेम्स तैयार करें। अभी हम एक गेम जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा पूरी लीप में इस गेम्स को ज्यादा पजीराई मिली, वो ये थी कि हम लोग जो है गेम्स को मोबाइल पे करते हैं और उससे क्या होता है कि वो जो बच्चा होता है या बूढ़े बड़े जो भी होते हैं ना, वो मोबाइल के साथ कनेक्टेड होते हैं तो फिजिकल एनवायरनमेंट उसमें खत्म हो जाती है। हम इस तरह का गेम लेके आए हैं अभी कि वो आप स्कूल्स में इंट्रोड्यूस कराएं, तो एक छोटे से ग्राउंड की भी जरूरत मतलब छोटे से छोटे ग्राउंड में आप वो खेल सकते हैं फिजिकली। मतलब आपके पास बॉल होता है, आपको स्क्रीन पे बास्केटबॉल नजर आता है, वो जो आपने जाके उसमें बॉल फेंकना है, इसी तरह मतलब आप उसमें फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं बजाय ये कि आप सिर्फ जहन को यूज करें। तो इन गेम्स के हवाले से हमने वहाँ पे MOU साइन किया है कि मुख्तलिफ इस तरह क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, कि आप उसको फिजिकली खेलेंगे, या अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको फिजिकली एक सीट मिलती है, उसमें वही इमोशंस आपको मिलते हैं जो आप वहाँ पे फिजिकली फील कर रहे होते हैं। तो ये MOU हमारा साइन हुआ है। अरे शफकत साहब, ये जितने भी MOUs आपने साइन किए, डेट इज ए वेरी गुड पॉइंट कि KP गवर्नमेंट होगी, पंजाब गवर्नमेंट इवन हम उसकी बात करते रहते हैं, वो भी काफी ज्यादा IT के ऊपर काम करते हैं, लेकिन हमें ये भी तो बताइए कि जहाँ पे इंटरनेट नहीं होता, जहाँ पे कदगन बहुत ज्यादा होती है, फिर उसके बाद फायरवॉल लगाई जाती है, आपका बैकअप इतना अच्छा नहीं होता, तो ये सारी चीजें आप इंप्लीमेंट किस तरह करेंगे और किस तरह से हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम अपनी IT को स्ट्रेंथन कर सकते हैं इस माहौल में? जी बिल्कुल, मैंने इसी पे बात भी की थी कि देखे शीजा साहिबा ने कहा था कि यूजर्स बहुत ज्यादा हो गए, तो मैंने उनको कहा कि देखें यूजर्स अगर ज्यादा होते हैं तो आप फैसिलिटीज ज्यादा कर दें, ये नहीं हो सकता कि यूजर ज्यादा हो गए तो आप फैसिलिटीज खत्म कर दें। और आपने देखा कि एक पार्टी को खत्म करने के लिए पूरे नेट को तबाह कर दिया। अभी आपको पता है कि 4G हमारा सिर्फ नाम है, हम 2G यूज नहीं कर सकते यहाँ पाकिस्तान में। मसला ये है कि हम एनवायरनमेंट नहीं दे रहे, और इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा जो है उन्होंने ये इनिशिएटिव्स ली हैं कि अगर नेट नहीं दिया जाता तो हम एलन मस्क, चाहे हमें चाइना के साथ कांटेक्ट करना पड़े, लेकिन सैटेलाइट नेट हम खैबर पख्तूनख्वा में लेकर आएंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात ये है कि अभी आपको पता है कि ये जो हमने जिस तरह के प्रोग्राम शुरू किए हैं खैबर पख्तूनख्वा में 83 करोड़ रुपए का मर्ज एरियाज में, हम लोगों को इससे ट्रेन कर रहे हैं कि आपको पता है कि $4 बिलियन हमारे पाकिस्तान में बाहर से आ रहा है, और उसमें $2 बिलियन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के जो एंटरप्रेन्योर्स है, ब्रिलियंट माइंड्स है, वो कमा के लेके आ रहे हैं। अगर हम इनको एनवायरनमेंट दें, अच्छी जगह दें, जिस तरह हमने यहाँ पे IT पार्क बनाए हैं, डिजिटल सिटी हमने बनाई है, और इसी तरह के हम जो है ये इन्वेस्टा ने DHA में एक जबरदस्त कोवर्किंग स्पेस बनाई हुई है, हमने मर्ज एरिया में बना दी है। अगर हम इस तरह की सहूलियात दे दे तो मेरे ख्याल से हम $4 बिलियन को क्रॉस करके $10 बिलियन तक लेके जा सकते हैं इजीली इसी साल। लेकिन मसला ये है कि हम जो है इतनी इंस्टेबिलिटी लेकर आते हैं कि जो यहाँ के इदारे हैं वो ये नहीं सोचते कि आपके पास यही एक इदारा बचा हुआ था। पहले नंबर पे आपका ओवरसीज आता है, वो भी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन हम उसको इंडस्ट्री का नाम इसलिए देते हैं कि वो आपको पर एनम $40 बिलियन जो है पूरी दुनिया से वो आपको बेचते हैं। फिर आपके पास कोई ऐसा इदारा नहीं है कि वो आपको कमा कर दे। उसके बाद ये वाहिद एक इंडस्ट्री बची हुई थी IT की, जो आपको फिर $4 बिलियन कमा के दे रहा था, उसको भी तबाह कर दिया गया। अब ये खुद क्लेम कर रहे हैं, PTA खुद क्लेम कर रहे हैं कि $10,000 पर मिनट के हिसाब से हम जो है वो लूज कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब मामला थोड़ा सा यहाँ पर उलट है, क्योंकि अभी कल ही सदर जो हैं जुनैद अकबर साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कारकुनान से कि तमाम ऐसे लोगों की निशानदही की जाए, 1000 लोगों के ऐसे लोग हों उनकी निशानदही की जाए जो महाना 5000 रुपये दें, क्योंकि मामलात कुछ ठीक नहीं है, मामलात को चलाने के लिए जो है महाना पैसे दिए जाएं। एक तरफ इस तरह के इकदाम, दूसरी तरफ पार्टी की ये हालात, तो फिर कैसे मुमकिन होगा? देखें, ये तो पॉलिटिकल बात हो गई ना, लेकिन चले ये भी अच्छी बात है। देखें, उन्होंने जो ये बात की है वो मेरे ख्याल में इस तनाजुर में उसने की है कि उसने कहा कि हम इस पार्टी पे किसी एक बंदे की, या अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास पैसे है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी ना हो या इतना इफेक्ट ना हो पार्टी पे कि लोग उसको देखना शुरू कर दे। उसने पार्टी को चलाने के लिए एक ऐसी बात की है कि जिस तरह हम चंदा देते हैं मस्जिदों को चलाने के लिए, इसी तरह अगर हम चंदा इकट्ठा करें अपने वो लोग जो हमारे तगड़े लोग हैं
वो 500, 5,000 रुपए दे तो उससे हम पार्टी के एक्टिविटीज को शुरू करेंगे, वो अलग चीज है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो है डिपार्टमेंट के हवाले से कि पाकिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में इतना पोटेंशियल है कि हमारे जो एक्सपर्ट्स है, अभी जो MOUs हमने साइन किए हैं, शायद अगर आपके पास वीडियोस हो वो आप चलाएं कि वहां पे हम जो लोगों से मिले वो हमें खुद कह रहे हैं कि हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, आप सऊदी अरब आए। रियाद को मैंने देखा, वो कंप्लीट चेंज हो चुका है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है, एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा है, आप हमें वो ब्रिलियंट माइंड हमें दे, हम आपको एनवायरनमेंट देते हैं और इसी एनवायरनमेंट पे आपको हम 9 लाख से लेके 20-20 लाख रुपए तक पर मंथ आपको सैलरी देंगे और आपके ब्रिलियंट माइंड्स को हम अपने इस इंडस्ट्री को उठाने के लिए यूज करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है। शौकत साहब, थैंक यू सो मच जानिएगा। साहब ने बड़ी गुफ्तगू की, लेकिन हमारे पास वक्त खत्म हुआ चाहता है। ख़वातीन वज़ात शफ़क़त यार साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। तब हम बात करेंगे मुल्की क्रिकेट, पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर। मुल्की क्रिकेट एग्जैक्टली, क्योंकि 3 मुल्की सीरीज का फाइनल सबकी नजरें अपनी तरफ खींच रहा है और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी और इस मैच के लिए शायकीन का जोशो खरोश भी देखने से ताल्लुक रखता है। जाहिर है व्हाट अ विन, व्हाट अ कमबैक जिस तरह से पाकिस्तानी टीम ने किया। तारीखी कामयाबी के बाद पाकिस्तान के मद्दाहों की उम्मीदें बुलंद हैं, जबकि केवी कप्तान मिचेल सेंटनर का कहना है कि ये एक और हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है। क्या पाकिस्तान एक और शानदार फतह हासिल करके सीरीज अपने नाम कर पाएगा? क्या न्यूजीलैंड अपने तजुर्बे का भरपूर फायदा उठाएगा? और किन खिलाड़ियों पर होगी सबकी नजरें? इस दिलचस्प फाइनल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन सीनियर स्पोर्ट्स शोएब जट साहब। जट साहब, हमने साउथ अफ्रीका को मात दे दी, अब हमारा मुकाबला है न्यूजीलैंड के साथ और उसी न्यूजीलैंड के साथ हमने चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताई मैच इसी स्टेडियम में खेलना है। हाउ सिग्निफिकेंट दैट मैच विल बी फॉर पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड एज वेल? बहुत शुक्रिया गदर आपका। और हसनैन, मुझे ये बता दें कि जनूबी अफ्रीका की जीत पे भंगड़े डालने हैं या बस बात करनी है? सर आपके ऊपर है, आप भंगड़े डालिए। नहीं, कामयाबी है, तालियां तो जरूर बजाऊंगा कि आपने एक रिकॉर्ड रन चेस किया जिसपे कामयाबी बनती, तालियां बनती हैं, पूरी कौम झूम रही है। लेकिन बात ये है कि वो स्ट्रेंथ जो थी वो सबके सामने थी। पाकिस्तान टीम अमूमन बी और सी स्ट्रेंथ का ऐसा ही हाल करता है। दुआ है कि आज पाकिस्तान वैसी ही परफॉर्मेंस दे। मैं अभी आपको बता दूं कि नेशनल स्टेडियम कराची में जैसे भी अपोनेंट लेकर आ जाए, इतना बुली ट्रैक बनाया हुआ है कि वहां पे रन्स बनना कोई बहुत बड़ी जो है ना मुसीबत की बात नहीं होगी। ठीक है, आराम से रन बन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, अगर आप चेस करने जाए, शुरू के 10-12 ओवर में आपने विकेटें 2-3 जो है ना इससे ज्यादा आपने नहीं जाने देगी, उसके बाद रन ही रन बनते हैं। बिल्कुल जट साहब, जिस तरह से आपने बात की ना, बात वही है कि चल गए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, पाकिस्तानी टीम का ये हाल है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि एक बिगेस्ट जिस तरह से चेज अप किया पाकिस्तान ने, एक बहुत बड़ा रन था। शायद मुझे तो वाकई ऐसा लग रहा था कि शायद अब नहीं जीतेगा पाकिस्तान। मैं हसनैन के साथ भी यही चीज़ शेयर करी थी। लेकिन आपको लगता है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर आज का मैच हम जीत गए तो एक बूस्ट अप मिलेगा, जो एक चार्म है वो नजर आएगा? चले आज फिर एक बार कह दें आप कि जो आपको उस टाइम लग रहा था, अगर आज भी ऐसा लग जाए तो चले पाकिस्तान आज जीत जाएगा। लाइटर नोट पे बात कर रहा हूँ। बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये मैच जो है वो मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी शायद जिक्र किया था कि न्यूजीलैंड इस मैच को तजर्बाती मैच के तौर पे लेगा, वार्म अप गेम के तौर पे लेगा। और वार्म अप गेम में क्या होता है कि टीमें एक्सपेरिमेंट्स करती हैं, वो तजर्बात करती हैं कि जब हम मतलब बड़ा मैच खेलने जाएंगे तो तब क्या होगा। ये पाकिस्तान इसको फाइनल समझ के खेलेगा, न्यूजीलैंड इसको वार्म अप समझ के खेलेगा, क्योंकि आपको इसी ग्राउंड में इसी अपोनेंट, दोनों टीमों को, न्यूजीलैंड को पाकिस्तान से, पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से इसी ग्राउंड पे टकराना है। लेकिन वो मैच जो है ट्रायंगुलर सीरीज का मैच नहीं होगा, वो मैच होगा चैंपियंस ट्रॉफी का मैच। और हर टीम को पता है कि 3 मैच उसको खेलने हैं, 3 में से 2 जीतना जरूरी है। तो इसलिए, और 2 जीतने के बाद भी आपकी जो है ना वो गारंटी नहीं है कि आप चले जाएंगे। तो इसलिए तमाम टीमें जो है वो कोशिश करेंगी कि किसी भी तरीके से जो मैच आए उसको जीतें, अपनी जगह पक्की करें। तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड तजर्बात करेगा और पाकिस्तान को भी तजर्बात करने चाहिए, इसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, तजुर्बात की आपने बात की जट साहब, फेयर एनफ, लेकिन हम तजुर्बात इस तरह की करते हैं कि आकिब जावेद को बुला लेते हैं लेकिन उसके बाद उनको बाहर बैठा देते हैं कि चाहे दुनिया उनको देख ना ले किसी तरह से पाकिस्तान की जर्सी में। हम तजुर्बात क्यों नहीं कर रहे? और स्पेशली अगर बॉलिंग की बात की जाए तो वहां पे आकिब जावेद की तो जगह बनती थी। आपके बहुत सारे बॉलर्स ऐसे हैं जो रन खा रहे हैं। देखिए, मसला ये है कि शाहीन अफरीदी जो है वो पहले मैच में
उनको उंगली की इंजरी हो गई थी, जो उनका आखिरी ओवर पिटा था ना, लोगों को जो है वो जाहिर है तो पाकिस्तान मीडिया भी उस तरीके से रिपोर्ट नहीं करता, वो मैच में उनकी उंगली जो लेफ्ट आर्म है, सही है ना, उनकी ये फिंगर जो है वो इंजर्ड हुई, जिसके बाद वो स्वेल कर गई। मैच खत्म हो, और इस वजह से वो आखिरी ओवर सही नहीं हो सका, और मैच खत्म होने के बाद वो गए, एक्सरे करवाया वहां पे, तो पता चला कि जी फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन स्टिल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उंगली स्वेल है। एक फास्ट बॉलर की जब उंगली स्वेल होती है तो फिर मुझे ऐसा लगता है, मैं नहीं कह रहा कि शाहीन से एक्यूरेट बॉल हो रही होगी या नहीं हो रही, लेकिन मुझे लगता है कि उनको इसका सामना है करना, मतलब स्वेल के बावजूद वो बॉल कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि विकेट सिर्फ शाहीन ही तो ले रहा है आपको, अगली ब्रेक थ्रू हो या ब्रेक थ्रू हो वही लेके दे रहा है आपको। अनफॉर्चुनेटली बाकी आपके बॉलर्स नहीं कर रहे। आपको हसनैन को जो है ना क्या नाम है बाहर बिठाना चाहिए, आपको नसीम से विकेट नहीं मिल रही तो उसको बाहर बिठाना चाहिए। फहीम अशरफ को भी तो ऐसी है ना आकिब जावेद की तरह कि उनको स्क्वाड में रखा है, तो फहीम अशरफ को भी स्क्वाड में रखा हुआ है, खिलाते बिल्कुल, मैं भी यही बात करने वाली थी शुएब साहब, जिस तरह ऑल ऑफ द ऑड जाकर आपने फहीम को एक हैरान कुन एंट्री तो उनकी कर दी थी, तो फिर उनको खिला भी लेते, क्योंकि अब सवाल तो यही उठ रहा है कि शायद वो एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए भी उनको नहीं सामने लाया जा रहा। चले वो एक्सपोज हो ना हो, हमें तो शॉक कर रहे हैं ना, पूरी कौम शॉक्ड है कि वो आए क्यों। तो भाई ये जो शॉक हम हुए हैं, हम एक वो झटका कहते हैं ना, प्यार का झटका, क्या इस तरह का एक जुमला है, मुझे आज प्यार का झटका हाय जोरों से लगा। हाँ हाँ वो, तो भाई हमारे दिलों को तो झटका आपने लगा चुके हैं, तो बड़ा। अच्छा जट साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि टीम में दोस्ती यारी तो अभी भी चल रही है, हमने दोस्ती यारी के ऊपर बहुत बात की, अबरार अहमद किस वजह से खेल रहे हैं वो सबको पता है, लेकिन अबरार से भी उस तरह की परफॉर्मेंसेस तो नहीं हो रही, उनकी मिस्ट्री कहाँ चली गई? सर मिस्ट्री बॉलर का हसनैन, आप खुद इतनी क्रिकेट कमेंट्री करते रहे हैं, और मैं समझता हूँ मुझसे ज्यादा आप क्रिकेट समझते हैं, ठीक है ना। क्रिकेट का मामला ये है कि मिस्ट्री बॉलर जो है वो चले तो चांद तक, जो गजल कह रही थी, वरना शाम तक, वो या तो आउट करता है तो 4-5 फटका देता है, नहीं आउट करता तो वो बड़े रन देता है। अच्छी बात यह है कि वो अभी इतना पिटे नहीं है जितना वो पिट सकते हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी में जब फुल स्ट्रेंथ लगेगी वो पिटेंगे जरूरी है, मैं आपको बता दूं। उसकी वजह सिर्फ उनका मिस्ट्री होना। मिस्ट्री बॉलर के बाद हर बॉल मिस्ट्री नहीं होती, उसकी 1-2 बॉलें होती हैं जो मिस्ट्री होती हैं, उससे पहले अगर रन पड़ जाए तो बॉलर का जो है ना वो मॉरल बिल्कुल नीचे गिरा होता है। अगर उसको विकेट मिलती है तो वो चढ़कर खेलता है, विकेट नहीं मिलती तो वो गिरा होता है। पाकिस्तान टीम में बहुत सारे ऐसी जो है वो फतवात के पीछे आप छुप रहे हैं। आप देखिएगा जब बड़ा इम्तिहान शुरू होगा तो आप कहेंगे कि हम बिल्कुल सही कह रहे थे, ये टीम इतनी तैयार नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपको चैंपियन बना सके। लेकिन जट साहब, अब आज के मैच के हवाले से आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं 300 प्लस तो हर टीम दे रही है, पाकिस्तान ने भी दिया, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। पिचेस के हवाले से अगर बात की जाए तो आपको लगता है कि आज अपने ही होम ग्राउंड पे पाकिस्तान अच्छे से खेल लेगा? देखिए गजल, आज का मैच भी जो टॉस जीतेगा और टॉस जीत के वो क्या फैसला करेगा, इस विकेट पे चेस करना बहुत आसान है। शाम में क्या होता है कि शुरू के 10-12 ओवर में गेंद हिलता है, क्योंकि विंड्स है, ब्रीज है, सी ब्रीज होती है, तो उसकी वजह से गेंद हिलता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बिल्कुल जो है ना बॉलर्स को मदद नहीं मिलती, स्पिनर्स जो है वो सही तरीके से बॉल नहीं करा पाते, यहाँ पे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए होते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड के पास मिसिंग है। तो टॉस जो है बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगी। हो सकता है कि टॉस अगर पाकिस्तान के हक में आ गया और उन्होंने फैसला सही किया तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। लेकिन फिर कहूंगा ये मैच ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल है, लेकिन इसको वार्म अप के तौर पे ले ताकि आप चैंपियंस ट्रॉफी में गलती ना कर सकें, यही हरीफ आपको वहां टकराएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, कल यहाँ पे याहिया हुसैनी साहब मौजूद थे, उनका मौक़िफ़ मेरा यही था कि चेंजेस करनी चाहिए, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, चेंजेस के साथ नहीं जाना चाहिए, आपको जीत वाला कॉम्बिनेशन बरकरार रखना चाहिए। ये वही पाकिस्तान की भी यही सिचुएशन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ऐसे सोचता है। जट साहब, सवाल आपसे ये है कि चेंजेस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और दूसरा सवाल ये है कि स्पिनर्स हमारे पास नहीं है, और ये हम अगर 2 मुकाबले क्या हम इंडिया से मुकाबला जीत जाए ना तो चैंपियंस ट्रॉफी में हमें स्पिनर्स की जरूरत पड़नी है, वो खला किस तरह पूरा करेंगे हम? सर वो तो वक्त गुजर गया, 12 फरवरी रात 12 बजे का घंटा बजा, वो टाइम खत्म हो गया। अब आपके बस की बात नहीं है। अब कोई स्पिनर इंजर्ड होगा तो आप स्पिनर ला सकते हैं, वैसे आप स्पिनर नहीं लेके आ सकते। बात क्या है कि आज बाबर आजम को बाहर बिठाना चाहिए, आज जो है वो फहीम अशरफ को अंदर डालना चाहिए, हसनैन को बाहर निकालना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह नसीम शाह को बाहर निकालना चाहिए। इसी तरह देखिए कामरान गुलाम एक मैच में ड्रॉप हुआ ना तो आपने उसको बाहर कर दिया, बाबर तो 2 मैचों में फ्लॉप हुए हैं, सही है। 43 मैच हो चुके हैं सर, 43 आई थिंक मैचेस हो चुके हैं उनके। सर वो तो आप सेंचुरीज की बात कर रहे हैं ना, मैं इस नहीं, बड़ी 50s मारी है सर, आप तर्जुमानी मत करें जट साहब। नहीं उन्होंने जनूबी अफ्रीका में स्कोर किया था, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ट्रायंगुलर सीरीज में बड़े अच्छे हो गए वैसे, गजल बहुत अच्छे हो गए जट साहब बहुत अच्छे हो गए आप। लेकिन बात ये है कि उस्मान को भी उठाएं और उस्मान को भी खिलाएं,
बेंच स्ट्रेंथ को आजमा लें ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में जब उनको उतारें तो उनको थोड़ा बहुत हौसला हो, वरना ये पाकिस्तान के हाथ पांव खुले हुए नजर आएंगे वहां पे। वो सर वो एक बात याद आ गई, आपने बाबर आजम का नाम लिया तो एक बात मुझे याद आ गई सर, बाबर आजम अब मीडिया से गुफ्तगू भी करते हैं सर, ये बाबर आजम वही होते हैं जो नहीं जो मीडिया से बात नहीं करते थे, जो मीडिया को लिफ्ट नहीं करवाते, जो कहते थे मेरा ट्विटर देख ले, जो मीडिया को कहते थे आप मैच के ऊपर बात कर लीजिएगा, कल मैं मैदान में आपको जवाब दूंगा, वो अब कहते हैं मुझे किंग शिंग ना गए, किंग वाली बातें पुरानी हो गई हैं। सर ये नहीं कहा, गलत मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो ऑडियो दोबारा सुने, वो कह रहे किंग विंग कहना जरा कम करे। अच्छा बंद का नहीं कहा आपने, कहती ये कहते रहे फरमाइए आपने हमारी, हम तो यही समझ रहे थे कि वो शायद कह रहे हैं मुझे अब किंग मत कहो। वो कह रहे हैं कि जब मैच परफॉर्म नहीं होता तब सवालात में किंग विंग ना गए, सोशल मीडिया पे धंधा वैसे ही चलना चाहिए, आप सुने तो जरा जाके, वो कह रहे किंग विंग जरा कम करें। सही मतलब किंग विंग अब उनको नहीं करना, लेकिन अब जो है वो परफॉर्मेंस भी जब आएगी तो तब किंग शिंग कह दें, लेकिन जब परफॉर्मेंस ना आए तो फिर तब आप किंग ना करें। जरूरत नहीं पड़ेगी, सोशल मीडिया पे आप देखिएगा ऐसी पोस्टें ऐसे ही है बिल्कुल, वो साल में तरस रहे हैं उन पोस्टों को सोशल मीडिया पे डालने के लिए। सोशल मीडिया पे तो हम इसके जो है ना वो क्या कहते होते हैं निश्तर जो जितने भी है ना वो तीनों के वो हमारी तरफ ही होते हैं। जट साहब मुझे ये बताइएगा कि खुशदिल शाह वो टीम में शामिल हैं, स्पिन बॉलिंग ऑप्शन भी है उनकी सूरत में, लेकिन क्या खुशदिल शाह किसी बड़े मैच में 30 गेंदों पे 60-70 रन बनाने की अहलियत रखते हैं, क्योंकि एज ए फिनिशर उनको टीम में लाया गया, रिलाई किया जा सकता है। बिल्कुल आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया। पाकिस्तान टीम का असल कंसर्न यही है कि जिनको इन्होंने बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे इन किया है कि लोअर ऑर्डर जो है पाकिस्तान की मजबूत हो, वो अभी टेस्ट होने हैं, वो टेस्ट करने चाहिए थे जनूबी अफ्रीका में, वो टेस्ट करने चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया में, ना जनूबी अफ्रीका लेकर गए ना ऑस्ट्रेलिया लेकर गए, यहाँ आपने उनको मैदान में अभी सही थे वो उतरे नहीं है, उनकी बारी नहीं आई। ये ना हो कि चैंपियंस ट्रॉफी में ये सारी फिजिक्स जो है वो आपकी फेल हो जाए, ये सारे तजर्बात जो है वो आपके गले ना पड़ जाए। पाकिस्तान टीम के इश्क जान बड़े हैं अभी एक रिकॉर्ड रन चेस के पीछे, और वो भी ऐसी स्ट्रेंथ जो पूरी नहीं थी उस टीम के खिलाफ करके नाचने की जरूरत नहीं है आपके। ठीक हो गया जट साहब, थैंक यू सो मच हो जानेगा सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद थे। खवातीन औजात यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। हम हमेशा से कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो कि बहुत ही बुलंद हौसला होते हैं, जब हौसला बुलंद हो तो कोई रुकावट आपको रोक नहीं सकती। आज हम एक ऐसी बाहिम्मत और काबिल शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने अपनी कमज़ोरी को ताकत में बदलकर दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की। सकीना बतूल जो कुव्वत समाज से महरूम हैं, पाकिस्तान की एक कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने DGDF के नाम से एक तंजीम कायम की है जहां वो बहरे अफराद को हुनर सिखाने, तालीम और तफरीही दौरों के ज़रिए उनको बाइख्तियार बनाने का मिशन चला रही हैं, और इनका ख़ास मकसद पाकिस्तान की बहरी ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाना है। आखिर सकीना बतूल ने इस सफ़र का आगाज़ कैसे किया, इनके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या रहे, और DGDF किस तरह पाकिस्तान की समाज से महरूम कम्युनिटी के लिए एक नया रास्ता दिखा रहा है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आज हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और आपने हसनैन चैलेंजेस के हवाले से बात की ना, तो मुझे सकीना को देखकर ऐसा लगा कि डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस शी इज़ वेरी होपफुल। उसको उनको देख के ही ऐसे लग रहा था। हमारे साथ आज इन स्टूडियो मौजूद हैं ज़हरा बतूल जो कि इंटरप्रेट करेंगी सकीना बतूल को, और उनके साथ उनके भाई मौजूद हैं एहतशाम हुसैन। सबसे पहले तो मुझे सकीना ये बताएं कि क्या ये नेचुरली था या फिर एक वक्त आया कि आपको इस चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और यहाँ तक फिर आप कैसे आई? हाँ, बचपन से ही ये था कि एजुकेशन वाज नॉट द बेस्ट फॉर मी। सो उधर से फ्रॉम 8th grade, बिकॉज वी वर बेस्ड इन गिलगित, हम लोग उधर से इधर आए इन 8th grade, and then that's how my brother taught me from growing up. Education system हमारा especially for deaf इतना नहीं है, but my family was supportive, so that's how I was able to overcome these challenges. क्या बात है जी। एहतशाम भी हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम, आप भी एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि सकीना के साथ काम करते हुए आपको मेरे ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी शुरू में हुई होंगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप इस तरह का काम कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, अपनी बहनों को सपोर्ट कर रहे हैं। अपने सफ़र के हवाले से बताइएगा। जी सकीना और मेरा बचपन से बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और क्योंकि जब भी ये स्कूल से आती थी, जब हमें टाइम मिलता था, हम मुझे साइन लैंग्वेज इशारे सिखाती थी मुझे, तो बचपन से वो हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्ड थी। तो फिर हमने कैरियर में भी हमने एक दूसरे का साथ दिया। जहाँ पे हमने पहली जॉब की उस पर भी हमने एक ही कंपनी में जॉब की,
پھر اس کے بعد ہمیں آئیڈیا آیا کہ جو ہماری کمیونٹی ہے ڈیف کمیونٹی جس کو اتنا زیادہ نیڈ ہے اس چیز کی، کیونکہ ہم دونوں نے 2 سال پہلے ایک ریسرچ کی ادھر پاکستان کے ڈیف کمیونٹی میں، اور کیونکہ ٹوٹل پاپولیشن 9 ملین ہے، 9 ملین، اس میں سے 70% جو ڈیف تھے وہ ان امپلائڈ تھے. تو یہ بہت بڑا نمبر تھا، اس لیے وی کیم اپ ود دس آئیڈیا کہ ان کو پہلے تو اسکل کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اسکلس دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جاب پلیسمنٹس کرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کو سوسائٹی میں فٹ ان کرانے کے لیے یہ بنیادی چیز جو ہے نا، یہ اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے یہ اسٹارٹ اپ کیا ساتھ. زبردست ہو گیا. اچھا سکینہ، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو بحری خواتین ہیں ان کے لیے کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں کہ آپ نے اس تنظیم کا آغاز کیا جو ان خواتین کو سپورٹ کر رہی ہے؟ سب سے بڑا چیلنج ڈیف لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان پہ کوئی یقین نہیں کرتا. دا بگیسٹ ایشو از دیٹ نو بڈی بلیوز ان دیم. We constantly get judgments like we cannot do anything, we're not able. But I wanted to create a platform where it says quite the opposite, that you are able, that you are powerful, and that you are strong enough to do anything you want. کیا بات. بالکل سکینہ، آپ مشکل میں بھی آسانی پیدا کر رہی ہیں اتنی خواتین کے لیے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے اپنے یہ کمیونٹی کا آغاز کیا باقاعدہ، تو آن لائن اب آپ کیسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جتنے بھی ڈیف اور ڈمب لوگ ہوتے ہیں؟ ہماری ایک بیسکلی ویب سائٹ ہے جس کے تھرو ہم لوگ ٹریننگس دیتے ہیں، ڈفرینٹ اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم لوگ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ انٹرپریٹیشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں ڈیف لوگوں کے لیے تاکہ ان کے لیے لیونگ ایزی ہو. اچھا ارشام، آخر میں ہمیں اس ایپ کے حوالے سے بتائیے گا، ڈی جی ڈیف کے حوالے سے اس کا خیال کیسے آیا اور اس میں آپ کیا کیا چیزیں سروسز پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی بالکل. سو یہ جو ہماری ویب سائٹ ہے www.digidef.com، یہ بیسکلی ڈیف لوگوں کے لیے ویسے ہی ہے جیسے دوسرے بڑے کورسیرا وغیرہ ہو گیا، جو نارمل لوگ جو کورسز وغیرہ لیتے ہیں، ویڈیو کانٹینٹ ہوتا ہے جس میں کورسز لیتے ہیں. سو وہی والی چیز وہی ٹریننگز ہم سائن لینگویج میں دیتے ہیں ان کو، کہ فار ایگزامپل گرافک ڈیزائننگ ہو گیا، ویب ڈیزائننگ ہو گیا، اس کے علاوہ AI کے ڈفرینٹ کورسز ہو گئے. سو یہ سارے کورسز ہم نے بنائے ہیں، ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. اور اس کے علاوہ سائن لینگویج کے بھی کورسز ہیں، یعنی کہ کوئی بھی عام بندہ، فار ایگزامپل آپ اگر سائن لینگویج سیکھنا چاہیں گے تو آپ ہمارے ویب سائٹ پہ جو کورس سائن لینگویج کے ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، اور اس سے آپ سائن لینگویج سیکھ سکتے ہیں. اور سائن لینگویج سکینہ سکھاتی ہیں؟ سائن لینگویج سکینہ سکھاتی ہے. سکینہ از ٹیچر ایز ویل. جب آپ نے یہ اسٹارٹ کیا تو رسپانس کیسا ملا آپ کو؟ الحمدللہ بہت اچھا رسپانس تھا، کیونکہ کمیونٹی میں اس چیز کی بہت زیادہ نیڈ تھی. تو اس وجہ سے کافی زیادہ ہمیں کمیونٹی نے بھی سپورٹ کیا، ڈیف کمیونٹی نے، جو ہمارے انیشیٹو تھا اس کو. اور اس کے علاوہ ہمیں تھوڑے سے چیلنجز ضرور آئے اس کو بنانے میں اور اس کو اوور کم کرنے میں، بٹ الحمدللہ جب ارادہ ہو اور جذبہ ہو تو کچھ بھی. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، تعالیٰ تبخیز موجود سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. سکینہ، آخر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ اتنی باصلاحیت ہیں کہ ہمیں آپ کو دیکھ کے نا بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ اپنی کمیونٹی کے لیے کام بھی کر رہی ہیں. تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی ان لوگوں کو جو اپنی چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کو بھی نا وہ بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے؟ That's a very good question. میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میں ڈیف ہوتے ہوئے بھی، حالانکہ مجھے اتنے زیادہ اسٹیٹمنٹس ملی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوگا. I've been told that I cannot do anything, that I'm not able, not just by one person, by the whole community. And I have felt in my life that I was that way. لیکن میں نے اس چیز کو سائڈ پہ کر دیا، اس چیز کو پش سائڈ کر لیا. Because I have that skill, I have that mindset that weakness cannot make you less. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا سکینہ بہت بہت شکریہ. And I must say سکینہ is so beautiful. So beautiful. ایک تو آپ پیاری بھی بہت ہیں اور کام بہت اچھا کر رہی ہیں. احتشام، آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، یہ ایک زبردست سیگمنٹ تھا. آج یقین مانیے کہ ان تینوں کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور کس طرح سے آپ کمیونٹی کے لیے کام کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنی کمزوریوں کو بالکل بالائے طاق رکھ کے آپ زندگی میں گرو ہو سکتے ہیں. یہ کوئی کسی نے سیکھنا ہے تو سکینہ سے سیکھے. خواتین و حضرات، یہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو شو. خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی رات کے بارے میں جسے رحمت، مغفرت اور نجات کی رات کہا جاتا ہے. جی ہاں، شب برات، جو کہ بالکل آج رات کو ہی گزری ہے. یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے.
बख्शिश की बशारत देता है और साल भर के फैसले सादर फरमाता है। इस रात की फजीलत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब बारात के फ़ज़ाइल, इबादात और इस रात की हकीकत को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती आलिमुद्दीन और अल्लामा जहांगीर शाह सईदी साहब, जो कि हमें बताएंगे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रात के हवाले से क्या कुछ कहा है और किन बरक़ात और जो फ्यूज़ और बरक़ात इस रात में वो कितनी ज़्यादा मौजूद हैं। बिल्कुल, अलामा साहब हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद है। अलामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज जुम्मा है और आज शब बारात का दिन भी है, लोगों का रोज़ा भी है, इबादत भी की गई। ये बताइएगा अहमियत, फजीलत कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अर्ज़ करूँगा कि वैसे तो शाबान मुअज़्ज़म का पूरा जो महीना है फजीलत वाला है। आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि शाबान मेरा महीना है, रमज़ान अल्लाह का महीना है। और एक रिवायत ये भी मिलती है कि मेराज का जो महीना है रजब शरीफ का, वो अल्लाह का महीना है। हुज़ूर ने फरमाया शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो शाबान मुअज़्ज़म में ये जो शब बारात की रात है, ये 15 शाबान की रात, जिसको निस्फ़ शाबान की रात कहते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत अहमियत है। और ये लैलतुल क़द्र से भी यहाँ तक कहा जाता है कि अफजल है। लेकिन आप ये देखें कि लैलतुल क़द्र को तो आपने तलाश करना है, 21 में, 23 में, 25 में, 27 में, 29 में, 5 रातों में तलाश करना है। उसको अल्लाह ने पर्दों में रखा है। लेकिन यह है कि शब बारात को अल्लाह ने ओपन कर दिया है। और ये फिर आप ये देखें कि सूरज ग़ुरूब होने से लेकर आफ्ताब होने तक ये माशाल्लाह ऐसी बाबरकत रात है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये निदा आती है कोई मांगने वाला उसको रिज़्क़ दिया जाए, है कोई बख्शिश मांगने वाला उसको बख्श दिया जाए, है कोई मरीज़ को सेहत दी जाए। तो ये लूट से लगी हुई है, अल्लाह की तरफ से ख़ास करम होता है। और हदीस में ये मिलता है कि जिसने पैदा होना उसकी पैदाइश लिखी जाती है, जिसने मरना उसकी मौत लिखी जाती है, सब कुछ लिखा जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि कुरान मजीद का जो लौह महफूज पे जो कुरान मजीद लिखा गया है वो इस रात को लिखा गया है। ये भी कुरान की आयत से साबित है। लेकिन वो कुरान में आता है कि नज़ूल सूरह दुखान की पहली आयत में कि कुरान का नज़ूल जो है शब बारात में हुआ। अब दूसरी जगह पे कुरान में यह आ गया कि शहर रमज़ान लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। अब बज़ाहिर तो ये दो आयतों में टाकरा लगता है, लेकिन मुफस्सिरीन किराम, मुहद्दिसीन किराम ने उसकी तफसील बयान की। वो ये है कि लौह महफूज पर कुरान मजीद शब बारात को लिखा गया और शब कदर को कुरान का नुज़ूल हुआ, फिर कुरान थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ 23 बरस में। तो ये रात बहुत ही अहम रात है, अजीम रात है। और आका अलैहिस्सलाम इस रात को मेरे आका खुद जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए। उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जब देखने लगी कि हुज़ूर अपने बिस्तर मुबारक पे तशरीफ़ फरमा नहीं है, तो देखने लगी, बेचैनी उनको हुई कि मेरे आका कहाँ तशरीफ़ ले गए। जब मेरे आका वापस तशरीफ़ लाते देखते कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा बेचैन है, परेशान है, तो मेरे आका ने फरमाया क्या माजरा, आप क्यों परेशान है, क्या आपको इस बात का खौफ है कि मैं आपकी हक तलफी करूँगा? हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ किया, नहीं या रसूलल्लाह, मैं ये समझी कि शायद आप अज़वाज मुतहरात के यहाँ किसी के पास चले गए, क्योंकि हुज़ूर के 9 अज़वाज के बारे में भी आता है, 11 के बारे में भी आता है, तो आप कहीं उधर तशरीफ़ ले गए। मेरे आका ने फरमाया नहीं, मैं जन्नतुल बकी में गया हूँ और आज इतने लोगों की बख्शिश होती है आज की रात जितनी बनु कल्ब की बकरियों के बाल हैं। अच्छा, बनु कल्ब की हुजूर ने क्यों मिसाल दी कि मदीना पाक में सबसे ज्यादा बकरियां जो रखने वाले थे वो बनु कल्ब के लोग थे। यहाँ तक भी आया कि बनु कल्ब की बकरियों की तादाद कितनी थी, तकरीबन 20,000 थी। अब 20,000 तादाद और एक बकरी के ऊपर बाल कितने हैं? तो हुजूर ने फरमाया जितने उनके ऊपर बाल हैं, सिर्फ बकरियों की तादाद नहीं है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जितनी बनु कल्ब की बकरियां इतने लोगों को बख्शिश होगी। हुजूर ने फरमाया बनु कल्ब की बकरियों पर जितने बाल हैं। अब मुझे आप ये बताएं, क्या कोई ये दावा कर सकता है कि मेरे सर पे कितने बाल हैं? हम तो अपने सर के बालों का, फिर बकरी के ऊपर कितने बाल हैं? इतने लोगों को बख्शिश होती है। तो शबे बारात को कब्रिस्तान में जाना ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये भी बताइएगा कि सुन्नतों पे तो हम बिल्कुल बात करेंगे आगे जाके। इसको फैसलों की रात भी कहा जाता है। इसके हवाले से कहा जाता है कि आपके रिस्क के हवाले से फैसले होते हैं, आपकी ज़िंदगी मौत के फैसले होते हैं। सो इन फैसलों के लिए हमें किस किस्म का एहतमाम करना चाहिए? कब्र में तो चले हम जाते हैं, इबादत क्या क्या करनी चाहिए? देखिए, बात यह है कि ये पूरी की पूरी रात इबादत की है। और वैसे तो पूरा शाबान और मौसम का जो महीना आता था, सहाबा किराम कमर कस लेते थे। और आका अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा रोज़े मेरे आका रमज़ान के अलावा अगर किसी महीने में रखते तो वो शाबान और मौसम में रखते सबसे ज़्यादा। बाद रिवायत में आता है कि आका अलैहिस्सलाम यहाँ तक शाबान में इतने रोजे रखते हैं कि रमज़ान को मिला देते उससे। ये पूरा महीना ही बाबरकत है, फजीलत वाला, इस्तकबाल रमज़ान का महीना है। अपने माल की ज़कात देना, सदका करना, खैरात करना। और ख़ास तौर पर ये जो रात आती है इसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है जनाब। इसके हमने तैयारी करनी है, कुरान की तिलावत ज़्यादा करनी है। मैं थोड़ा सा, मेरा समझाने का अंदाज़ मुख्तलिफ यह है। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आप नवाफिल कम पढ़ें। नवाफिल वो पढ़ें जिनके फ़रज़ पूरे हैं। जिनके फ़रज़ पूरे नहीं हैं
دیکھیں بالفرض اگر آپ نے میرا قرضہ دینا ہو آپ مجھے تحفے دینا شروع کر دیں تو میں سمجھوں گا تو آپ تو قرض سے جان چھڑا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کر سکیں کہ جب سے نماز ان پہ فرض ہوئی ہے ابھی تک نماز قضا نہیں ہوئی. نماز فرض ہے. اگر ایک بندہ ساری رات عبادت کرے صبح کی نماز نہ پڑھے تو عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل, کیونکہ عبادت نفل ہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں عشاء کی نماز تو پڑھنی چاہیے. عشاء کے بعد جتنی توفیق ہو ہمیں عبادت کرنی چاہیے, نوافل پڑھنے چاہیے, زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. اور اس کے بعد جناب اگر جس کی نمازیں قضا نہیں ہیں تو سبحان اللہ وہ نفل پڑھیں. صلاۃ و تسبیح اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. صلاۃ و تسبیح پڑھیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ قضا نمازیں پڑھیں. یہ بہت ساری عبادات ہیں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری تو کرنی ہے. یہ تو واضح طور پہ موجود ہے کہ جن لوگ ایسے لوگ نہیں ہم بدبخت سمجھیں کہ بد نصیب سمجھیں جن کی بخشش اس رات کو بھی اللہ کی رحمت پوری جوبن پہ بالکل, لیکن وہ اس رات کو بھی محروم ہوتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ایک مشرک ہے جو اللہ. اب یہاں اس بات کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو شرک اتنا سستا ہو گیا کہ اتنا نمک ہی سستا نہیں ہے. ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ فتویٰ لگا دیتا لوگوں پہ یہ تو مشرک ہے. ہر بندہ مشرک نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا شہداء احد کے مزارات پر تشریف لے گئے مدینہ پاک میں. آقا علیہ السلام نے وہیں پہ خطاب فرمایا. بخاری جلد اول کی حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میری امت شرک کرے, مجھے اس بات کا خوف ہے میری امت دنیا میں مبتلا ہو جائے گی. اب جو مسلمان ہے, جو مومن ہے, جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم سب کے عقیدہ اللہ وحدہ لا شریک, اللہ کا کوئی شریک نہیں. ہم کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے. ہم تو دیکھیں ہم جو بندہ اولیاء کرام مزارات پہ بزرگوں کو جاتا ہے, جا کے ان کو وسیلے سے دعا کرتا ہے, اگر کوئی کہے جناب یہ مشرک ہے یہ تو غلط بات ہے. بالکل بھائی جب ہم نبی پاک کے روزے پہ جا کر مدینہ منورہ میں ہم حضور کی عبادت نہیں کرتے پھر اور کسی پیر فقیر کی عبادت کیسے کریں گے؟ تو پتہ چلا عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں. تو شرک کیا ہے؟ جس طرح اللہ کی عبادت کی جائے اس طرح کسی کی عبادت کی جائے. تو ہم کسی کی عبادت کوئی کسی نہیں کرتا, لہٰذا جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا. تو مشرک کی جو ہے بخشش اس رات کو نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ جو کینہ رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہے آج کل بہت زیادہ ہو گیا. اور رشتہ داروں میں, خاندانوں میں, دوستوں میں, دفاتر میں, جہاں جس شعبے میں آپ جائیں, اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں, بغض بہت زیادہ ہے. بغض کا معاملہ جو ہے دل کو صاف کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایمان نور ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایمان جو دودھ والا برتن ہوتا ہے, آپ ایک خاتون آپ کو پتہ ہے کہ باقی برتنوں کے نسبت دودھ والے برتن کو زیادہ دھویا جاتا ہے. کیوں؟ دودھ پھٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے. ایمان نور ہے. اگر یہاں پر ہم کینہ, بغض, حسد, غلط چیزیں رکھیں گے تو ہمارے نور ایمان کو نقصان پہنچے گا. ایسے ہی علامہ صاحب بہت اچھی آپ نے گفتگو کی. یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم نے آج رات کے حوالے سے گفتگو کی, اس رات کے بہت سارے نام ہیں. شب مغفرت ہے, شب تقدیر و تقدیر کہا جاتا ہے اس میں. لیکن آج کا دن جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے, آج کے دن کے کیا عملات ہو سکتے ہیں؟ آج کے دن کیا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں عرض کروں گا کہ مولا علی حدیث کے راوی ہیں. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے, مولا علی راوی ہے کہ رات کو قیام کرو, شب برات کو, دن کو روزہ رکھو. بالکل. اب جو بندہ یہاں پہ دن کو روزہ رکھتا ہے یقیناً تو روزے کے آداب کو تو مروز خاطر رکھنا ہے, لیکن وہ یہ ہے کہ تمام معاملات اپنی عبادت ذکر فکر میں پورا دن گزارے گا. پھر ایک افطاری ہوگی, تمام معاملات ہوں گے. وہ خوش نصیب آدمی جو نفلی روزہ رکھتا ہے. نفلی روزہ ہے لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. تو اس لیے بہت سارے اہل ایمان نے آج روزہ رکھا ہوا ہے, رات بھر شب بیداری میں گزاری ہے, عبادت میں گزاری ہے, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے, روتے رہے, دن کو روزہ ہو. یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور اس وقت ہم سب کو کثرت درود و سلام پڑھنا چاہیے, ذکر اذکار کرنا چاہیے, صدقہ خیرات کرنا چاہیے, اپنے لیے, پاکستان کے لیے, امت مسلمان کے لیے, فلسطین کشمیر بھائیوں کے لیے, دکھی انسانیت کو دعا میں. اچھا آپ نے فرمایا پچھلے سوال کے جواب میں کہ ایک تو مشرک کی بخشش نہیں ہوتی, ایک شراب پینے والے کی نہیں ہوتی. اچھا یہ 8 قسم کے لوگ ہیں. ایک ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی, دوسروں کے حق کھانے والے کی بخشش نہیں ہوتی, یتیموں کا حق کھانے والے کی بخشش نہیں ہوتی. لیکن مفتی صاحب اس دیر از اینی وے آؤٹ کہ آپ اگر سچے دل سے توبہ کر لیں اور اس کے بعد اللہ کو بھی پتہ چل جائے کہ توبہ ان کی ہوگی, اس کے بعد یہ گناہ نہیں کریں گے تو اس کی بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ بالکل 100% ہو سکتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے, یہ یہاں پہ کہا گیا کہ جو شراب کا عادی ہو, یعنی کہ جس نے بالکل اپنا اوڑھنا بچھونا شراب کو منا لیا ہو, اور جو بندہ شرک کرتا ہے یا بغض رکھتا ہے, اگر وہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے. توبہ کیا ہے؟ توبہ جب بندہ کرتا ہے, بندہ کہتا ہے یا اللہ میں کٹ جاؤں گا, مر جاؤں گا, کچھ بھی ہو جائے گا, دوبارہ میں یہ کام نہیں کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں بندہ معاہدہ کرتا ہے. اور ہمارے ہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگ توبہ کرتے ہیں, ان کو توبہ کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. توبہ کرنے کا طریقہ اللہ نے قرآن میں کیا بتایا؟ آپ 5واں پارہ پڑھیں, سورہ نساء پارہ نمبر 5 جو ہے, اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. محبوب جب یہ
خطا کر بیٹھے ہیں, ظلم کر بیٹھے ہیں, تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں, آپ ان کے لیے شفاعت کریں, میں ان کو بخش دوں گا. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ تو حضور کی بارگاہ میں مدینہ پاک نہیں جا سکتا, اور یہ پیسے کا کھیل نہیں ہے, بلاوے کی بات ہے. اب ہم کس طرح توبہ کریں؟ اس کا سیدھا سا طریقہ, اللہ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا کہ میں بندے کی شاروں سے زیادہ قریب ہوں. قرآن میں آ گیا. حضور کے بارے میں کیا فرمایا کہ نبی مومنوں کے جانوں سے زیادہ قریب ہے. بالکل. تو طریقہ کار یہ کہ 2 نفل پڑھیں اور یہ تہ سے, یہ دل سے نیت کریں کہ میں دوبارہ غلطی نہیں کروں گا, سچے دل سے توبہ کریں, اور اس کے بعد 2 نفل پڑھ کے جناب تصور کریں کہ میں حضور کے روزے پہ بیٹھا ہوں اور آقا علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی بارگاہ میں. تو جس محبوب کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا, جب ہم اس کا وسیلہ پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا, کرم کرے گا. اللہ رحیم ہے, کریم ہے, ہمیں معاف کر دے گا, اور آئندہ ہمیں ان غلطیوں سے بچنا ہے. ہمیں اللہ سے نا امید تو ہونا ہی نہیں ہے. بالکل. کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو, وہ وحد بارگاہ ہے جس سے ہم جڑے رہے ہیں. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. علامہ جہانگیر سعیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جو کہ شب بارات کے حوالے سے بات کر رہے تھے. خواتین و حضرات, آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی. مجھے غزل کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.